15 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मायावती के जन्मदिन के मौके पर काशीराम ने यह कहकर हलचल पैदा कर दी कि अभी राजनीति में बीजेपी टॉप पर है और उनका यह टारगेट है कि यह मुकाम बीजेपी से बीएसपी को छीनना है। इसी बीच मायावती का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी बड़ा टकराव होता है। 1997 में बीएसपी के समर्थन वापस लेने के बाद राजा भैया ने कल्याण सिंह की सरकार को बचाने में मदद की थी। इसके बदले में उन्हें बीजेपी सरकार में मंत्री पद दिया गया था। 2002 में जब बीएसपी बीजेपी की सरकार आई तो उन्हें उम्मीद थी कि वापस से मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने मायावती को भी कई मैसेजेस भेजे कि अपनी सरकार में मंत्री पद दें, लेकिन जब मायावती ने ऐसा नहीं किया तो राजा भैया ने उनकी सरकार को गिराने की ठान ली और अक्टूबर 2002 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि वो मायावती को सबक सिखाएंगे, लेकिन उनकी यह कोशिश सफल नहीं होती है और मायावती की सरकार बच जाती है। इसी के बाद से मायावती ने राजा भैया और उनके पिता को पोटा के तहत जेल में डाल दिया। ये एक ऐसा कानून था जिसे आतंकियों पर लगाया जाता था। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चल रहे बाकी केसेस भी खोल दिए, उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया। बेती में राजा भैया के महल में बने बड़े तालाब को रिजर्व बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया। इसे वन विभाग को सौंप दिया गया। उनके घर पर छापा मारा गया, जिसमें उस दौर में AK-56 समेत कई राइफलें और बंदूकें भी मिलती हैं। जब मायावती के इस एक्शन को लेकर चौतरफा सवाल खड़े हुए, तब मायावती ने कहा कि वो खतरनाक आतंकी को जेल में डाल रही हैं। उन्होंने राजा भैया के घर पर मिले हथियारों को इसका सबूत बताया। मायावती ने दावा किया कि राजा भैया और उनके पिता के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क हो सकते हैं और खुफिया रिपोर्ट में पता चला है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान वो मायावती की हत्या करने की योजना भी बना रहे थे। रघुराज प्रताप सिंह पर मायावती का यह एक्शन उनकी मजबूत छवि को दर्शाता है। कई लोगों को यह बिल्कुल नापसंद आ रहा था, लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसकी नजर में मायावती की छवि लार्जर देन लाइफ बन चुकी थी। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी मायावती को एक तेज तर्रार नेता के तौर पर देख रही थी जो अपने फैसलों को लेकर अडिग रहती है। इसका असर दलितों और पिछड़ी जातियों पर भी देखने को मिलता है। इस घटना के बाद गांवों और दलित बस्तियों में मायावती के किस्से कहानियों को सुनाया जाने लगा। इसके बाद मायावती का एक ऐसा ऑरा बना जो बाद में मायावती के बहुत काम आता है। राजा भैया पर मायावती की कार्रवाई से कुछ ऊपरी जातियां भी इंप्रेस हुई, खासकर ब्राह्मण और बनिया, जिनका उस दौर में ठाकुरों के साथ अक्सर विवाद रहा करता था। उस दौर में चाय की टपरियों पर अक्सर ये चर्चा रहा करती थी कि दबंग ठाकुर को एक दलित महिला ने किस तरह से सबक सिखाया। लेकिन मायावती ने ठाकुरों को अपना दुश्मन बना लिया था, जो उस दौर में दलित समाज से आने वाली एक महिला से इस तरह सार्वजनिक अपमानित होने को मौत से बदतर मानने लगे थे। हालांकि मायावती की अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके और जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले थे। सबसे पहले 2003 में मुलायम सिंह ने उन पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि मायावती ने जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से पैसे मांगे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने मामले की CBI जांच की भी मांग की। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल के सामने एक वीडियो टेप भी पेश किया, जिसमें कथित तौर पर मायावती अपने नेताओं से सांसद और विधायक निधि से बीएसपी को डोनेशन देने की बात कह रही थी। मायावती ने इन तमाम आरोपों को झूठा बताया और उल्टा मुलायम सिंह यादव पर विधायक निधि से करोड़ों रुपए लेकर अपने पिता के नाम पर स्कूल बनाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मुलायम सरकार के दौरान फंड के मिसयूज की जांच करने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि मायावती मुलायम सिंह का वही हश्र करने की योजना बना रही थी जो उन्होंने राजा भैया के साथ किया था, लेकिन मुलायम सिंह राजा भैया नहीं थे। उन्होंने मायावती की कार्रवाई से पहले ही अपनी अगली चाल चल दी और मायावती सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। विधानसभा में बीएसपी और एसपी के विधायकों में जमकर मारपिटाई हुई। एसपी के विधायकों ने गली गली में शोर है, मायावती चोर है के नारे लगाए। मायावती की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका एक विवादित वीडियो टेप भी सामने आया, जिसमें मायावती हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई। इस टेप में मायावती कह रही थी कि गांव में तो कुत्ता भी देवता होता है, वो पहले जाके गंगा जल चढ़ाता है और फिर देवता का प्रसाद खाता है। जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो आपको क्या देगा। इस वीडियो टेप ने बीजेपी और संघ परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, जो मायावती की सरकार को समर्थन कर रहे थे। धीरे धीरे संघ में मायावती के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था और इसी के बाद सामने आया ताज कॉरिडोर स्कैम।
वो स्कैम जिससे मायावती की सरकार चली गई। जून 2003 में छपी एक खबर में आरोप लगा कि मायावती सरकार ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे एक इल्लीगल कॉरिडोर बना रही है, जिसमें 37 करोड़ रुपए से ज्यादा लगने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश किया। मायावती को संदेह हुआ कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वो ऑफेंसिव मोड में आ गई, लेकिन यह दांव भी उनके खिलाफ गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक तौर पर धमकी दे डाली कि बीजेपी मायावती सरकार से समर्थन वापस भी ले सकती है। उन्होंने और आडवाणी ने प्राइवेट बातचीत में मायावती को खूब सुनाई और कहा कि अगर वो पीछे नहीं हटी तो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह एक बच्ची की तरह डांटे जाने से मायावती के अंदर गुस्सा उबल रहा था। लखनऊ वापस आते ही अपने करीबी नेताओं को चुनाव की तैयारी करने का मायावती ने आदेश भी दे दिया था। इसी बीच सीबीआई ने ताज कॉरिडोर मामले में शामिल लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त 2003 को मायावती के करीबी पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की गई। मायावती पर शिकंजा कसता जा रहा था। बचने के लिए मायावती अटैक मोड में आ गई और खुद ही अपनी सरकार गिरा डाली। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव करवाने की सिफारिश की। इससे हर कोई, खासतौर पर बीजेपी, पूरी तरह से हैरान थी। मायावती का सोचना था कि बीजेपी 2004 लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन लड़ने के लिए डेस्परेट है और वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश में 2004 लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी जो उन पर भारी पड़ने जा रही थी। मायावती की अपनी ही सरकार गिराने से हैरान हुई बीजेपी ने अपनी ओर से एक सरप्राइज चाल चल दी और मुलायम सिंह की सरकार बनने देने का फैसला लिया। मुलायम को कांग्रेस और अन्य कुछ पार्टियों का समर्थन मिला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सरकार बनाने के लिए पूरे नंबर नहीं थे। नंबर पूरे करने के लिए बीएसपी के 14 विधायकों को तोड़ा। यह दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी लीडरशिप के इशारे पर माना जाता है कि राज्यपाल उस दौर में खामोश रहे और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद मुलायम ने बीएसपी के और विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। सितंबर 2003 के पहले हफ्ते तक मायावती के वो 37 विधायकों को तोड़ चुके थे। मायावती उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। लगभग सभी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ एक हो गई थी और उनकी खुद की पार्टी भी टूट गई थी। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, विनय कटियार और मुलायम सिंह सभी मायावती को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए एक साथ आ गए थे। इसके साथ ही मायावती को अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार ने आते ही राजा भैया की जेल से रिहाई कर दी थी। माना जाने लगा कि अब बदला मायावती से भी लिया जाएगा। इसी खतरे के बीच मायावती ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और टाइट सिक्योरिटी के बीच ज्यादातर वो लखनऊ के अपने घर में रहने लगी। इसी दौरान ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई ने मायावती से पूछताछ की और दिल्ली और लखनऊ स्थित उनके घरों पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्तियों और इस संपत्ति के लिए पैसे कहां से आए इसकी जांच करने के आदेश दिए। मायावती इस समय अपने गुरु काशीराम की मदद भी नहीं ले सकती थी, जो स्ट्रोक के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मायावती न केवल राजनीतिक जीवन में घिरी थी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी उस इंसान को खोने का खतरा बना हुआ था जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करती थी। आमतौर पर कोई भी कच्चे दिल का आदमी होता तो इन परिस्थितियों में वो हार मान लेता, घर पर बैठ जाता। लेकिन मायावती कच्चे दिल की नहीं बल्कि साहसी नेता रही, जैसा उनकी जिंदगी में पहले भी हुआ था। जब भी मायावती को कोई खतरा लगता, मायावती पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो जाती। इस बार भी मायावती ने यही किया। लंबे समय तक उनका साथ देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खासतौर पर निशाने पर लिया और गठबंधन टूटने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। अक्टूबर में जब सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो मायावती ने आरोप लगाया कि वाजपेयी की दत्तक पुत्री और दामाद ने इल्लीगली बहुत पैसा कमाया है और प्रधानमंत्री सीबीआई से पहले उनकी जांच करवाने को कहे। एक तरफ मायावती वाजपेयी पर हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार काशीराम का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। इस तारीफ के कुछ हफ्ते बाद बीएसपी ने 2003 की सर्दियों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ एक अस्थायी समझौते का ऐलान भी कर दिया।